ऑल, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद फन स्टडीज। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, क्लास 10th का जो एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 था, नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहे थे, उसका ओवरव्यू हमने चैप्टर का पिछले पार्ट के अंदर ले लिया। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले वो पार्ट देख के आओ, क्योंकि जब तक आपको ओवरव्यू नहीं पता होगा चैप्टर के अंदर क्या है, क्या फ्लो है, तो उससे आपको चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और कुछ टर्म्स वगैरह हमने उसके अंदर पढ़ाई थी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मेरे पास नोट्स है, नोट्स में आपको जब प्रोवाइड करूँगा जब हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, डिजिटल नोट्स होंगे, उसके वीडियो सॉल्यूशन वगैरह आपको सब उसके साथ मिल रहे होंगे, साथ के साथ पिक्चर वगैरह भी उसके अंदर आपके ऐड होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आज के पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं और आज पिछला पार्ट आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के पार्ट के बारे में थोड़ी सी और बात करूँ कि आज के पार्ट के अंदर हम थोड़ा सा आपका चैप्टर पढ़ाएंगे, मतलब 2 टॉपिक का तकरीबन आपके कराने वाले हैं। एक तो चैप्टर का जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो कि कैसे वो पिक्चर वाला टॉपिक हो, और उसके बाद हम कराएंगे आपका एक और टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति वाला। फिर क्या थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे यूरोप का राष्ट्रवाद वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक को हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका जो चैप्टर शुरू होता है, तो चैप्टर आपका शुरू होता है एक पिक्चर से, जो पिक्चर मैंने आपको कल दिखाई थी। मतलब मैं यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा पिक्चर को, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ओके, तो उस पिक्चर के अंदर जैसे कि पिक्चर थी, वो आपके पिक्चर में आपको बताऊँ उस पिक्चर के अंदर क्या था। तो उस पिक्चर के अंदर सबसे पहले तो ऊपर हमारे जो गॉड थे वो आशीर्वाद दे रहे थे यूरोप के सभी देशों के अंदर। ठीक है, तो वो पिक्चर किसने बनाई थी उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वो पिक्चर हमारी बनाई थी फ्रेडरिक सोरियो ने। ठीक है दोस्तों, तो ये पिक्चर हमारी बनाई थी फ्रेडरिक सोरियो ने। ठीक है, तो फ्रेडरिक सोरियो जो था फ्रांसीसी कलाकार था, यानी फ्रांसीसी एक फ्रेंच पेंटर था, जो हमारा फ्रेंच पेंटर था। ठीक है दोस्तों, तो उसने हमारी ये पिक्चर बनाई थी। ये पिक्चर उस टाइम पे यूटोपिया थी। मतलब यूटोपिया क्यों थी? क्योंकि दोस्तों ये इतना आइडियल उस टाइम की थॉट थी, इतनी ज़्यादा आइडियल थॉट थी कि वो थॉट उस टाइम पे हैपन होना, उस टाइम पे प्रूव होना ही मतलब बहुत ही ज़्यादा कि मतलब काल्पनिक थी एक तरीके से। ठीक है, तो यूटोपिया ओके, तो ये यूटोपिया थी। ठीक है, तब ये यूटोपिया थी। ठीक है, और पिक्चर्स ये हमारे दिखाती है कि जो सब लोग कतार में लगे हुए हैं, वो हमारे पिक्चर्स के अंदर क्या दिखाते हैं कि जो लोग हमारे कतार के अंदर लगे हुए हैं ना, वो दिखाते हैं कि ये हमारे देश के भाईचारे को दिखाता है कि क्या भाईचारा, और ये सब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होने के लिए खड़े हुए हैं। एक कतार के अंदर सब खड़े हुए हैं, दूसरे में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होने के लिए वो खड़े हुए हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आपका लोकतंत्र हासिल करने के लिए वो लोग खड़े हुए हैं, आज़ाद होने के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। यहाँ पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बात कर लें तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, एक हाथ में उन सभी का अधिकारों का घोषणा पत्र है, यानी उन सभी का अधिकारों के बारे में उसमें लिखा हुआ है एक तरीके से अनाउंसमेंट लेटर है वो, है ना। और एक हाथ में मशाले की वो दिखाता है कि आज़ादी की तरफ तुम बढ़ रहे हो, जिसमें से अमेरिका वगैरह आगे बढ़े वगैरह इस साइड में सबसे पहले लाइन में लगे पड़े, बाकी पीछे सारे यूरोप के देश आपके लगे पड़े। और आगे आपका कूड़ा कबाड़ा सा दिख रहा हो, कूड़ा कबाड़ा आपके जो भी राजा महाराजा थे उनके टूटे हुए अवशेष को दर्शाता है। ठीक है, जो उनका अब मतलब राजवाड़ नहीं रहा है, उनके जो तलवारें वगैरह मुकुट वगैरह तोड़ दी है, तो ये दिखा रहा है कि अब ये यूरोप जो है राजशाही से मुक्त होके लोकतंत्र की तरफ बढ़ चुका है ना। ठीक है, मोनार्ची से शिफ्ट होके डेमोक्रेसी की तरफ आपका मूव कर चुका है आपका यूरोप। तो ये चीज़ वो दिखाता है। लेकिन उस टाइम पे जब तक ये 1848 के अंदर पिक्चर बनाई गई थी, 1848 के अंदर पिक्चर बनी थी, 1848 में आपकी जो पिक्चर बनी थी ना, तो 1848 के अंदर उसकी आपकी पिक्चर यूटोपिया थी। जैसे मैंने बताया 1848 के तहत तक ये पिक्चर आपकी यूटोपिया थी। ठीक है, तो इस पिक्चर को मैंने यूटोपिया के बारे में आपको बता दिया 19th सेंचुरी तक, है ना। तो इस पिक्चर का मतलब कुछ आपका क्या होगा, पिक्चर बनाने का कुछ फ़ायदा हुआ तो हाँ हुआ कि इस पिक्चर से ना क्या कहते हैं, पूरे जो हमारा यूरोप था उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जाके, वह नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य बनने की उन सबके अंदर एक उमंग जाके, जिससे कि वहाँ पे क्रांति वगैरह फैल गई राजा वगैरह के खिलाफ, जिससे कि यूरोप का गठन हुआ, यानी यूरोप को राष्ट्र राज्य बनने का गठन हुआ। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आगे की बात कर लें तो इस पिक्चर के अंदर यही सब चीज़ें आपकी दर्शा रखी है। ठीक है दोस्तों, लिबर्टी दिखा रखी है, राइट ऑफ मैन वगैरह दिखा रखे हैं। ओके, तो यूरोपियन विजन वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेशन स्टेट की बात करें तो राष्ट्र राज्य जहाँ पे एक ही जो जितने भी सिटीजन हो उन सब के सब्जेक्ट यूनाइटेड हो, मतलब कैसे यूनाइटेड हो, विच डिजाइन नेशन सच एज कॉमन लैंग्वेज हो,
कॉमन रेस कोड हो, कॉमन हिस्ट्री हो और कॉमन कल्चर हो। तो ये सब कुछ चीज़ उनके अंदर कॉमन हो और एक यूनाइट होकर रह रहे हो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो उसे कहते हैं हम राष्ट्रीय राज्य यानी नेशनल स्टेट आपका। ठीक है, तो इसे कहते हैं नेशनल स्टेट। एक आपका शब्द है प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह, मतलब जहाँ पे डायरेक्ट वो सब लोगों का वोट लिया जाता है किसी भी डिसीजन के लिए। जैसे कोई कहे कि ये हमारे यहाँ का नेता बनेंगे, तो उसके लिए वहाँ पर जितने भी लोग, जैसे एक शहर के अंदर मान लीजिए 100 लोग हैं, वहाँ पे एक नेता खड़ा होगा, तो 100 उन 100 चाहे वो 100 में से 50 गरीब हो चाहे 50 अमीर हो, और सभी को मिला के वोट लेंगे, फिर इसके बाद ही आपका कहलाएगा वो प्लेबिसाइट। ठीक है, प्लेबिसाइट ओके, यानी जनमत संग्रह, जिससे कि सभी का वोट उसके अंदर आएगा और सभी का वोट आने के बाद आपका वहाँ पे इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने के बाद आपका जो है रिजल्ट आपका निकलेगा। ओके, सभी का साथ लेंगे। ओके, आई होप इतनी की चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब आप बताते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो चैप्टर का पहला टॉपिक हमने क्लियर कर दिया, उसके अंदर सब चीज़ हमने क्लियर कर दी, नोट्स आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा लर्निंग के लिए, थ्योरी के लिए। ठीक है, अब बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच अभी लिखता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपकी यानी फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो आपकी फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में। सबसे पहले झलक दिखती है वहाँ पे हमारी नेशनल स्टेट बनने की, सबसे पहले झलक दिखती है हमारी नेशन स्टेट या कह लीजिए राष्ट्रीय राज्य बनने की यूरोप के अंदर। सबसे पहले क्या होता है, लोगों से जो राजा होता है, वहाँ पे किंग होता है, किंग होता है, ये किंग के लिए बनाने वाला, किंग से जो है जो सत्ता है वो लोगों के हाथ में आ जाती है, आम पीपल्स के हाथ में आ जाती है। ठीक है, तो ये किंग बन जाते हैं, वहाँ के सारे लोग है ना किंग बन जाते हैं, एक किंग वहाँ पे नहीं रहता। ठीक है, और यहाँ पे सारे लोग किंग बन जाते हैं, बहुत सारे लोग बना देता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे किंग बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो सब लोग वहाँ पे किंग बन जाते हैं और वहाँ पे एक जना खाली किंग नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है देखो कि अभी यहाँ पे क्या हो गया, सबके सब इक्वल राइट्स के अंदर आ गए, डेमोक्रेसी आ गई, वहाँ पे लोकतंत्र आ गया, सब लोगों के हाथ में मतलब ताकत आ गई, तो लोग वहाँ पे खुश हो जाते हैं कि यहाँ पे रेवोल्यूशन होने के बाद लोगों के हाथ में ताकत आ गई, ना कि किसी एक पर्टिकुलर राजा के हाथ में नहीं। अब आपको जैसे आपने 9th के अंदर पढ़ा हो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, तो आपको पता होगा बुर्बो वंश का, यानी बुर्बो जो कंट्री, बुर्बो जो आपका पीरियड, बुर्बो जो कह लीजिए वो खानदान था, वो क्या करता था, बिलोंग करता था हमारा राजा, जिसका नाम लुई 16 था, लुई 16 नाम था उसका। ठीक है, ठीक है, लुई 16 जिसे उन्होंने हटा दिया था। ठीक है, लुई 16 को वहाँ पे हटा दिया और फिर इसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब ला पाट्रे, ला सिटोयन, ये सब ना आपके वहाँ पे कह लीजिए विचार वगैरह फैलाया गया। ला पाट्रे मतलब आपके कि ला पाट्रे ला सिटोयन का, तो सिटोयन का तो आपको थोड़ा बहुत प्रोनाउंस हो रहा होगा, यानी हमारा सिटीजन, और ला पाट्रे यानी पितृभूमि यानी हमारी मातृभूमि। ठीक है, जो हमारी मातृभूमि हो उसके बारे में। ठीक है, लैंड ओके, तो इस चीज़ का पास विचार वगैरह फैलाएगा। वहाँ पर कुछ चेंज है, अब चेंज क्या, चेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चेंज है फ्रेंच जो थी उसे हमारी नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, नेशनल लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद न्यू फ्लैग, अब नया फ्लैग आया। शॉर्ट्स आपको नोट्स के अंदर अच्छे से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे इसको 3-4 चीज़ लिख देता हूँ, बाकी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, न्यू फ्लैग आया और वहाँ पे आने जाने के जो मतलब टैक्सेस को हटा दिया गया, मतलब जो आपका फ्रांस के अंदर इधर उधर शहरों में जाने के टैक्स लग रहे थे, उस टैक्सेस को हटा दिया गया। ठीक है, फिर क्या मतलब नॉर्थ तोल करने की जो वो थी ना, क्या बोलते हैं, मेजरमेंट की जो वैल्यू थी, जो मेजरमेंट वैल्यू थी उसे इक्वल कर दिया, मेजरमेंट वैल्यू का आपका इक्वल कर दिया हर जगह। तो जैसे टाइम मेजरमेंट होगी तो वो इक्वल होगी, मतलब पहले क्या होता था वहाँ पे 28 से 30 तरीके की मतलब मेजरमेंट होती थी, हर राज्य में अलग अलग होगा मेजरमेंट, तो इस तरीके से मेजरमेंट वगैरह को उन्होंने ख़त्म कर दिया होगा दोस्तों। अब इसके बाद उन्होंने एक मतलब सेंट्रल पावर वहाँ पे मतलब एक पार्लियामेंट फॉर्म कर दिया। ठीक है, एक पार्लियामेंट फॉर्म करा, वहाँ पे एक पार्लियामेंट बनाया। ठीक है, और मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे स्टेट जनरल था, एक स्टेट जनरल का नाम बदल के उन्होंने क्या कर लिया, नेशनल असेंबली कर दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने क्या बताया, हाई यूनिफॉर्म सिस्टम और मेजर वाला मैंने बता दिया आपको, और वहाँ पे ड्यूटीज़ वगैरह बताई गई और वहाँ पे बहुत सारे विचार फैलाए गए। ठीक है, हाँ, तो यही सब चीज़ें वहाँ पे करी गई थी। ठीक है दोस्तों, और आपके नोट्स के अंदर और इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे होंगे, 4-5 पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं द रिवॉल्यूशनरी
फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये क्रांति तो हो गई। अब देखो क्रांति होने के बाद मतलब कई जगह ना ऐसा मतलब पूरे यूरोप में आतंक मच गया था कि वहाँ पे फ्रांस में क्रांति होगी, फ्रांस में क्रांति होगी, तो सब जगह वहाँ पे राष्ट्र राज्य बनने की और सब जगह बनने लगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब रिवॉल्यूशनरी हुआ क्या दोस्तों, एक्चुअल में कुछ और मतलब वो सोचे थे कि अब क्या होगा कि हमारा राष्ट्र राज्य बन गया, अभी राष्ट्र राज्य कायम हो गया रहेगा, लेकिन आगे चल के कुछ और ही हो गया। मतलब आगे चल के ना ये कह लीजिए कि राष्ट्र राज्य इतना लंबी क्रांति जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई, देखो 1789 में आज़ादी मिली। अब 10 साल बाद 1799 में एक और नया किंग आ जाता है जो मिलिट्री रूल लेके आता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो उस किंग का नाम क्या था, उस किंग का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेपोलियन। नेपोलियन, वैसे नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन के नाम से हम उसे स्पेशली जानते हैं। ठीक है, देखो वो क्या करता है, वो वहाँ पे आता है, फ्रांस के अंदर आता है, सारे मतलब कागज वगैरह वहाँ पे लेता है, चांसलर वगैरह बन जाता है वहाँ का, अब मिलिट्री रूल को वहाँ पे कायम कर देता है। अब वो क्या करता है, अब देखो 1799 के अंदर आता है, लेकिन एकदम से तो ऐसा नहीं कि फ्रांस की कब्जे में कर ले, फ्रांस उस टाइम राष्ट्र राज्य था, मतलब लोग वहाँ पे विद्रोह कर देते, या कह लीजिए आपके उससे मतलब लड़ने लग जाते राजा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं करता है वो, तो फिर वो क्या करता है, एक कुछ साल तक वो रहता है वहाँ पे, चांसलर वगैरह बनाता है, कोई बड़ी पोस्ट रहता है। फिर 1804 के अंदर वो एक सिविल कोड लेके आता है जिसे नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस कोड के नाम से नेपोलियनिक कोड। ठीक है, तो नेपोलियनिक कोड के नाम से भी उसे जाना जाता है। उसके अंदर वो काफ़ी सारे बड़े बड़े चीज़ें रहते हैं। क्या कहता है, जैसे बेगार खत्म कर देता है, वहाँ पे जो बेगार होता है उसे खत्म कर देता है। ठीक है, बेगार खत्म कर देता है। फिर क्या करता है, जो मतलब मेजरमेंट इक्वल कर देता है, मेजरमेंट को इक्वल करता है। ठीक है, और किसानों वगैरह को राइट्स दिलाता है, किसान का टैक्स कम कर देता है, किसान का टैक्स कम करता है। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे इसके अंदर लिखी है सिविल कोड लाता है। ठीक है, ओके, इक्वालिटी और राइट टू प्रॉपर्टी जो होती है ना, राइट टू प्रॉपर्टी दे देता है। राइट टू प्रॉपर्टी की मतलब कोई भी जो है मतलब राजा जो है ना उनकी संपत्ति नहीं छीन सकता, और जो बर्थ से स्पेशल आपको चीज़ें, स्पेशल थिंग्स रिलेटेड टू बर्थ को कैंसिल कर देता है। ठीक है, रिलेट योर बर्थ। ठीक है, मतलब जैसे आप ऊपर अपर क्लास से बिलोंग करते हो, लोअर क्लास वालों के साथ गलत होगा, लेकिन अपर क्लास वालों के साथ अच्छा होगा भाई। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे नेपोलियन बिल्कुल खत्म कर देता है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड आपका कहलाता है। फिर क्या वहाँ पे क्या करता है, आपका मोनार्ची सिस्टम दोबारा लागू कर देता है। ठीक है, मिलिट्री रूल के जरिए। ओके, नेपोलियन आता है। फिर क्या होता है, लेकिन नेपोलियन भी ज़्यादा मतलब लंबा नहीं टिकता। 1799 में आता है, 1815 के अंदर वो भी हारने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, वो मतलब काफ़ी सारे मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्री से पंगा ले लेता है। जैसे उसमें स्ट्रॉन्ग कंट्री आती है, जैसे रशिया थी हमारी। ठीक है, और प्रूशिया था, प्रूशिया नहीं रशिया, रशिया। ठीक है, रशिया था, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया था आपका, और एक था ब्रिटेन। ठीक है, तो इन सब कंट्री से वो पंगा ले लेता है। ठीक है दोस्तों, अब इन सब कंट्री से पंगा लेना उसके लिए महंगा पड़ जाता है। अब इन सब कंट्री से पंगा लेना उसके लिए महंगा पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सब कंट्री से हरा देते हैं। ठीक है, इसी लड़ाई को नाम दिया जाता है। अब जब नेपोलियन हमारा हार जाता है तो वो हारता है इन वाटरलू। नेपोलियन जो है हमारा, नेपोलियन नेपोलियन लूज। ठीक है, तो लूज हो रहा था हमारा, नेपोलियन जो है हार जाता है। ठीक है, तो नेपोलियन हार जाता है, क्या कहते हैं, इन वाटरलू। ओके, वाटरलू के अंदर 1815 में, 1815 के अंदर। ठीक है, तो आप आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, थोड़ा ज़्यादा हमने इधर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपका मतलब क्या होता है, लेकिन अब देखो दोस्तों उसी के साथ साथ नेपोलियन जो है 1815 के अंदर हार जाता है। अब देखो दोस्तों स्टार्टिंग में तो नेपोलियन ने कोड लिया था, लेकिन उसके बीच में मतलब जनताओं से नाखुश हो जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों जब वो मतलब इन कंट्रियों से हारता है तो उससे पहले तो वॉर लड़ रहा होता। तो वॉर के टाइम पे क्या होता है दोस्तों, वॉर के टाइम पे वो लोगों के साथ मतलब कुछ इलीगल चीज़ें करता है, जैसे कि वो टैक्स इंक्रीज कर देता है, टैक्स को बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, टैक्स को बढ़ा देता है वहाँ पे, और इसके साथ साथ सेंसरशिप यानी कोई भी अखबार वगैरह उसके खिलाफ कुछ नहीं छाप सकता वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये सेंसरशिप लगा देता है। वो सेंसरशिप लगाने के बाद क्या करता है, ज़बरदस्ती फोर्स्ड आर्मी
ज्वाइन, तो फोर्सफुली वो क्या करा रहा होता है, लोगों से आर्मी ज्वाइन करा रहा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो करा रहा होता है, ये चीज़ें गलत होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये उसकी ड्रॉबैक भी कहलाते हैं कि ये चीज़ें उसकी ड्रॉबैक्स है, ठीक है, ड्रॉबैक्स। ये नेपोलियन के ड्रॉबैक्स हैं, ओके, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होता है, देखो अब यूरोप में 18वीं सेंचुरी के मिड तक तो कोई नेशनल राज्य की वो नहीं थी, लेकिन क्या होता है वहाँ पे, जैसे आपने देखा फ्रांस से फ्रांस वहाँ पे हो जाती है, फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे कॉमन कल्चर और क्रिएटिव कल्चर आने लगता है। मतलब क्या होता है, लोगों के अंदर जो है नई नई भावनाएं जाने लगती है कि हमें जो है कि हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनानी चाहिए, हमें नया नया, ठीक है, हमें मतलब ऐसा होता है कि हमें कलेक्टिव आइडेंटिटी बनानी चाहिए और हमें राष्ट्र राज्य इन्फॉर्म करना चाहिए, मोनार्ची से कुछ होने वाला है, देश का डेवलपमेंट करना है इसलिए, ठीक है। ऐसे हैब्सबर्ग वगैरह एम्पायर के बारे में बता रखा है कि ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी के आसपास था हैब्सबर्ग एम्पायर, वहाँ पे भी लोग जो है इटालियन एंड जर्मन लोग रहते थे, तो वहाँ पे फ्रेंच इटालियन जर्मन लोग बोलते थे, लेकिन वो हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंदर आते थे, ऑस्ट्रिया और हंगरी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे काफी सारे साम्राज्य थे, सबका अंत कराता है वहाँ पे, और अंत कराता है कि जब नेशनल स्टेट की तरह वो बनने लगते हैं वो लोग सब लोग हमारे यूरोप के, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 टॉपिक आपके क्लियर कर दिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, और आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में क्लियर कर दिया, और इसी के साथ साथ आपका मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ उसमें पिक्चर्स के बारे में क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं आगे, वहाँ पे देखो, अब देखो नेशनलिज्म का आइडिया जो है, नेशनल स्टेट वो बड़ा कैसे, अब ऐसा होता है वहाँ पे सोसाइटी का भी कुछ फर्क होता है। अब देखो दोस्तों, अब हर जगह जब कोई भी क्रांति वगैरह होती है तो उसमें खाली एक ही जो वर्ग है, एक ही जो आपका सोसाइटी का हिस्सा है, वही खाली एक ही मतलब कदम नहीं उठा सकते पूरी सोसाइटी के लिए, तो उसमें ना जितने भी अमीर है गरीब है सबको मिलना पड़ता है साथ में। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करने वाला हूँ। तो एक ही नहीं ले सकते, वहाँ की सोसाइटी कुछ इस तरीके की थी कि वहाँ पे ना वहाँ की सोसाइटी के बारे में मैं बताऊँ, यूरोप की सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, वहाँ पे ज़्यादा मोर जो थे ना, मोर हमारे थे वर्कर्स वगैरह थे, यानी पीजेंट के लिए पीजेंट वगैरह थे हमारे, और यहाँ पे दूसरी तरफ जो थे वो थे हमारे अपने जमींदार साहूकार वगैरह ये सब थे, ठीक है, उच्च वर्ग थे। तो ये सब रिच थे, बहुत ज़्यादा रिच थे ये लोग, बहुत ज़्यादा रिच थे, और वहीं ये लोग बहुत ज़्यादा आपके पुअर थे। इनके साथ बेगार होता था, है ना, इनके साथ बेगार होता था। बेगार का बताओ आप जानते होगा आई होप। तो बेगार क्या होता है, बेगार बेसिकली ऐसा होता है, एक जमींदार वगैरह जो है जबरदस्ती किसान वगैरह को अपने खेतों के अंदर बिना कोई वेजेस दिए हुए, मतलब बिना किसी वेतन, मतलब कोई भी वो उसके लिए कोई सर्टेन अमाउंट पे नहीं कर रहा होता, कोई भी फीस जो हमारा जो ये लेबर है वो चार्ज नहीं कर रही होती हमारे जमींदार साहूकार को, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट उससे काम करा रहा होता है, तो उसके लिए बेकार। ओके, ठीक है। और हाँ, मैं जो मैंने बता दिया, ज़्यादा ही होते कम ही होते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो वहाँ पे क्या था, अब देखो वहाँ पे, लेकिन ये ज़्यादा तो थे, ये लोग जो थे ज़्यादा तो थे, पर इनका ग्रुप स्मॉल था, ठीक है, स्मॉल ग्रुप था, लेकिन इनकी जो थी मतलब कह लीजिए इनकी पावर ज़्यादा थी, पावर इनकी जो थी वो बहुत हाई थी, ठीक है। इनका जो बोला जाता था वो बहुत जल्दी सुना जाता था। ऐसा क्यों, क्योंकि राजा जो है बिजनेसमैन वगैरह उसके पैसे वगैरह ज़्यादा वसूलता था, और पैसे वगैरह उसे राजा को भर भर के देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ज़्यादा वहाँ पे बोलबाला था, ठीक है। अब देखो यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इमरजेंसी हुई, जैसे कॉमर्शियल क्लासेस अलग आए, मिडिल क्लासेस, लिबरल क्लासेस। देखो मिडिल क्लासेस से आगे जाकर आपकी लिबरल क्लास में बदल गई, जबकि मिडिल क्लास थे ना, मिडिल क्लास वो सबसे ज़्यादा आपकी लिबरल क्लास के अंदर आता है। लिबरल यानी उदारवादियों के अंदर, उदारवाद जो था ना, मिडिल क्लास में निकल आया था। तो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास ही लोग थे, है ना, जो मिडिल क्लास रहते थे वही लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके जो वहाँ पे प्रेजेंट थे यूरोप के अंदर। ओके दोस्तों, तो इसलिए वहाँ मिडिल क्लास की ज़्यादा उदारवाद का आपका हिस्सा रहता था, ठीक है। तो उदारवाद का हिस्सा में मिडिल क्लास रहता था। अब वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप में अलग अलग तरीके से कमर्शियल क्लास, मिडिल क्लास सब वहाँ पे मर्ज हो रही थी, ठीक है दोस्तों। और सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप के अंदर स्मॉल मेंबर्स इन 19th सेंचुरी,
ठीक है। अब क्या हुआ था, देखो पॉपुलेशन वगैरह वहाँ पे बढ़ रही थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब भूख बीमारी वगैरह वहाँ पे फैल रही थी। देखो पॉपुलेशन बढ़ रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रांति वगैरह हो रही थी, तो यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन वगैरह बढ़ रही थी, जिसकी वजह से भूखमरी भी फैल रही थी। ठीक है दोस्तों। अब लिबरलिज्म के बारे में बात करूँ, देखो लिबरलिज्म जो है ना, लिबरलिज्म एक लाटिन वर्ड है, लाटिन वर्ड से ड्राइव है, ड्राइवन बाय लाटिन वर्ड है एक लिबरल, है ना। लाटिन वर्ड क्या हमारा, लिबरल, इसका मतलब होता है उदार होना, यानी अच्छे होना लिबरलिज्म का मतलब होता है। लिबरलिज्म का मतलब जिन्होंने सब सारा क्रांति करी ना, वो हमारे लिबरल, ठीक है। अब लिबरलिज्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर इसका अगले पार्ट के अंदर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो लिबरलिज्म में सबसे ज़्यादा हमारे मिडिल क्लास के लोग आपके रहते थे। तो लिबरलिज्म जो था ना आपका, लिबरलिज्म इन्होंने फैलाया। लिबरलिज्म में वो लोग क्या चाहते थे कि सबको समान बराबरी हो, सबको क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल बराबरी हो, सोशली बराबरी हो, और वो डिमांड करते थे कि सभी के मतलब बर्थ से रिलेटेड जो भी राइट है उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, और सबको समानता का अधिकार देना चाहिए। जो हमारे मौलिक अधिकार है वही सब ये मांगते थे। ठीक है, लिबरलिज्म वगैरह। अब दोस्तों इनके बारे में, लिबरल लोगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। नोट्स भी जल्दी ही इसके प्रोवाइड कराना चालू कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो नोट्स साथ ही साथ बनाता जा रहा हूँ। पार्ट 1 के नोट्स बन गए, पार्ट 2 का अभी ये हो गया, तो पार्ट 2 के नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके एक दिन बाद, है ना, आपका नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर। ओके दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी जैसे मैंने बोल दिया, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जैसे 2023 और 2024 बैच के लिए वो भी स्टडी कर सके एक अच्छी जगह से, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जा रहा है। ओके दोस्तों, सारी लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी बॉक्स वगैरह आपको कुछ भी नहीं छूट रहा इस टाइम। ठीक है, तो इस टाइम में आपको सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ, और कुछ भी छूटेगा तो आप क्वेश्चनिंग सेशन वगैरह कराऊंगा, उसके अंदर सब चीज़ें आपकी कवर करा दूंगा। ओके दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।